हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 में जो है जिसकी एक सब हेडिंग है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस उसको देखेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले जो है वो डिस्कस कर लिया है, एरिया हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या म्यूनिसिपैलिटी का एरिया होगा। उसमें हमने उन वार्ड्स में डिवाइड कर दिया है उसको, और वार्ड्स के बाद अब हमने इलेक्टोरल, इसके पहले जो है इलेक्टोरल रोल भी तैयार कर दी हैं। तो ये सब चीज़ें अब पूरी कंप्लीट हैं, अब तो सिर्फ इलेक्शन कराना बाकी है, जिससे जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हों वो अलग अलग एरिया के, वो इलेक्ट होके आए और उसके बाद इस म्यूनिसिपैलिटी को चलाएं। तो ये जो है आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ये 13A ऑनवर्ड्स सेक्शन स्टार्ट होते हैं इसमें, जो भी सारे सेक्शंस हैं इससे। तो इसमें देख लेते हैं कि एक सेक्शन है 31A। इसको छोड़ते हुए, कहने का मतलब इसको एक्सेप्ट करते हुए जो है स्टेट गवर्नमेंट वो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करेगी और जनरल इलेक्शंस जो भी म्यूनिसिपैलिटी के होंगे उनके बारे में डेट्स तय कर देगी। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ ये ध्यान रहना चाहिए कि ये इलेक्शंस अकेले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की प्रेरोगेटिव नहीं होता, उसका ये पावर नहीं होती, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करना पड़ता है और उसी के बाद डेट फाइनलाइज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ जो 13B है वो ये क्या क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं कि जो ये सारे इलेक्शंस होंगे सारे के सारे, उनका सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल वो किसके अंडर में होगा? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में होगा। ऑफ कोर्स देखिए, किसी भी इलेक्शन जो भी होता है एक स्टेट में, तो हाईएस्ट बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, तो उसी के ही अंडर में सुपरविजन वगैरह वगैरह जो है कंडक्ट, सुपरविजन, कंट्रोल और डायरेक्शन ये इसी के अंडर में होता है। इसी के बाद मैं अभी आपको थोड़ा सा ऊपर का रिवाइज कर दूं, जो हमने इलेक्टोरल जो ऊपर तैयार किया था इससे पहले वाले चैप्टर, तो उसमें भी कुछ डायरेक्शन से संबंधित हमने कोई चीज पढ़ी थी, याद हो? तो हाँ, एक लास्ट वाला ही प्रोविजन था जिसमें डायरेक्शन दे सकता था कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक हायर बॉडी थी और वो बहुत सारी चीजों के बारे में डायरेक्शंस दे रहा था। तो वो आपको एक बार रिकॉल कर लीजिए कि किन किन मैटर्स में वो जो है आपका डायरेक्शन दे सकता है। तो वो क्वेश्चन ऊपर था, तो उससे पता चलता है कि इसको डायरेक्शन की भी पावर होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। इसी के बाद सब क्लॉज 2 देख लेते हैं। वो ये कहता है, देखिए जनरल सुपरविजन तो किसके हाथ में होता है? आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, ये वाली पावर उसके हाथ में होती है। लेकिन जो आपका एक आप ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल, फील्ड लेवल पे जो सुपरविजन होता है वो किसका होता है? चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज, ये एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है इनके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, और यही सुपरवाइज करता है। तो सुपरवाइज देखिए आप, ये ऊपर भी वर्ड टर्म यूज करी गई है, यहाँ पे भी सुपरिटेंडेंस जो है, सुपरिटेंडेंस मतलब सुपरवाइज ही होता है अगर जो बात देखें, और ये भी सुपरवाइज। लेकिन आपको प्रैक्टिकली अपना बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रखना है, ये फील्ड लेवल पे है और वो एक ब्रॉड, आपके ब्रॉड लेवल पे है सुपरविजन, वो करता है। इसी के बाद आपका एक प्रोसीजर बताता है ये सब क्लॉज 3। ये कहता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को कैंडिडेट द्वारा एफिडेविट दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एफिडेविट वाली चीज जो है ये पंचायत में नहीं है। ऐसा कोई भी एफिडेविट जो है वहां हमने नहीं पढ़ा है। तो क्या वहां एफिडेविट नहीं दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको एफिडेविट देना पड़ेगा। ठीक है, तो और उस एफिडेविट में वो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो दे रखी है, एक्सेप्ट सी एंड ई दो ऐसे क्लॉज नीचे दे रखे हैं जो आपको नहीं लिखने होंगे। नहीं, ये देने तो होंगे लेकिन इनको पब्लिक नहीं किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये कहना चाह रहा है ये सब क्लॉज 3। तो देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं एफिडेविट्स में जो पब्लिक होती हैं, आरटीआई के तहत मांगी जा सकती हैं, लेकिन जो सी एंड ई में चीजें दे रखेंगे, हम देखेंगे क्या है वो सी एंड ई में। अभी यहीं पे देख लेते हैं एक बार, सी में क्या, द असेट्स, किस आदमी की असेट्स क्या है। अगर इस तरीके की बातें दे रखी है तो कोई आरटीआई के थ्रू उन चीजों को पब्लिक इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं मान सकता। ठीक है, इसी के बाद सोर्स ऑफ इनकम, उसकी डिटेल्स ये भी नहीं मान सकता। ठीक है, ये एफिडेविट में तो जरूर दी जाएंगी, लेकिन
के तहत नहीं मांग सकती, ये पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती अगर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसी आरटीआई फाइल करी जाती है। इसी के बाद जो इंफॉर्मेशन इसको देनी होंगी वो क्या पे जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको अपने पहले कन्विक्शन, एक्विटल और डिस्चार्ज के बारे में बताना पड़ेगा कि ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस में उसका कोई हुआ है या नहीं है, ठीक है, और कि उसको कोई इन जो भी कन्विक्शन हुआ है तो क्या उसको पनिशमेंट मिली है और पनिशमेंट या फाइन उसके ऊपर लगाया गया है या नहीं लगाया गया, तो इस तरीके की आपको एफिडेविट में इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो पहले 6 महीने हैं इलेक्शन से, जो नॉमिनेशन से पहले जो 6 महीने हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या इस आदमी ने, जो भी कैंडिडेट है, वो एक्यूज तो नहीं हुआ, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है जिसमें सजा 2 साल तक की हो, ठीक है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, दो ये इस तरीके की 2 साल या 2 साल से ज्यादा की कोई पनिशमेंट का कोई केस जो है इसके ऊपर पेंडिंग तो नहीं है, एंड जिसमें चार्ज जो है इस फ्रेम, जहां पे चार्ज फ्रेम हो गए हैं, वो ऐसा केस तो नहीं है कि उसमें चार्ज फ्रेम हो गए, तो ये इंफॉर्मेशन भी इसको बतानी पड़ेगी कि मैं ऐसे ऐसे क्रिमिनल केस में पेंडिंग है मेरे ऊपर जिसमें चार्ज फ्रेम हो चुका है और यह कॉग्निजेंस भी ली जा चुकी है कोर्ट के द्वारा, तो अगर ऐसा भी कोई ऑफेंस है तो उसको बताना पड़ेगा जो पहले 6 महीने में हुआ है। इसी के बाद अपनी असेट्स के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, और अपनी और अपने स्पाउस की असेट्स के बारे में, दोनों के बारे में इसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी एक एफिडेविट के तहत, तो ये जरूरी है, लेकिन ये क्या है, ये जो है पब्लिकली डिस्क्लोजेबल नहीं होगी जैसे ऊपर डिस्कस किया। इसी के बाद कोई पब्लिक कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है इसके पास, इसके ऊपर लाइबिलिटी तो नहीं है कि जो ड्यूज यानी कोई पैसा पेंडिंग जो है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, इसने कोई ना दिया हो, ऐसा कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, कोई पैसा वैसा तो इसके ऊपर बकाया नहीं है, तो ये भी इसको बताना पड़ेगा। इसी के बाद क्या सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी पूरी डिटेल्स, क्या काम करता है, क्या स्रोत है इसके पैसे के, वो भी इसको बताना पड़ेगा, तो ये भी सारा का सारा उसमें एफिडेविट में ही लिखना पड़ेगा। इसी के बाद उसका स्टेटस, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, ये भी बताना पड़ेगा। बच्चे हैं, उनकी एज कितनी है, उनका एजुकेशनल एक्सपेंस कितना है, वो बताना पड़ेगा। इसी तरीके से इनकम टैक्स प्रोजेक्शन और पेबल एनुअल, तो कहने का मतलब जो ये इनकम टैक्स है कितना जो है ये आदमी देता है और कितना वो दे रहा है, तो वो उस तरीके की डिटेल भी इसको बतानी पड़ेंगी। इसी तरीके से एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगी वो बतानी पड़ेगी। देखिए ब्रॉड लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीजें याद नहीं हो सकती इतनी डिटेल में, सारी की सारी की याद हो जाए, ब्रॉड लॉजिक ध्यान रहने चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे CNE इनकम टैक्स जो है उसके बारे में, और ये जो इसकी असेट्स हैं, जो इनकम है इसके बारे में कि स्रोत क्या है इसके इनकम के, और जो आपका ऊपर दिया गया था C क्लॉज में कि इसकी असेट्स क्या है, ये नहीं बताई जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, इनको ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा इसको भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं, ये सेफ गार्ड्स हैं, आपको एफिडेविट पे पता चल जाता है इस आदमी पे कितनी इनकम थी, अगर इसने कोई रिश्वत ली, अगर इसने कोई इस तरीके की करप्ट प्रैक्टिस करी, तो उसके बाद इसकी क्या है, जो जो असेट्स होंगी और जो इनकम होगी वो क्या है, राइज होगी, और वो एक्सपोनेंशियल अगर जो राइज होती है तो एक्सपोनेंशियल राइज पे विदाउट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, ये एंटी करप्शन में फंस सकता है, तो ये एक्चुअली एफिडेविट्स वगैरह लिए जाते हैं। देखिए क्या होता है, ये म्यूनिसिपैलिटीज बहुत ही इजी सोर्स ऑफ करप्शन होती है, यहाँ पे आप मेंबर बन गए, इलेक्ट होके आ गए और आपने खूब करप्शन किया और आप फिर उसके बाद बच के अपना टर्म पूरा करके निकल गए, तो इससे बढ़िया क्या है, 5 साल के लिए आए, खूब पैसा कमाया और निकल गए, तो ये जो है सिर्फ करप्शन से जो है बचाने के लिए ये सब चीजें दी गई हैं। इसी के बाद 13C देख लेते हैं क्लॉज, ये क्या कहता है कि कोई भी आदमी जो है वो नहीं जो है चुना जाएगा मेंबर जब तक कि वो क्या है, इलेक्टोरल नहीं है उस वार्ड में, यानी कहने का मतलब इलेक्टोरल रोल में यानी मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है उस वार्ड की, जिस वार्ड से वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो कोई रिजर्व कैटेगरी से कोई जो वार्ड में कोई सीट है रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो वो उस कैटेगरी का होना आवश्यक है, अगर वो किसी दूसरी कैटेगरी का है तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये भी ध्यान रखिए। ये इंपॉर्टेंट है कि उसने एज जो है वो 21 ईयर्स जो है वो अटेन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इलेक्शन में वोटिंग एज क्या है, वोटिंग एज तो हमको पता है कि 18 साल है,
तो जो ये जो इलेक्शन लड़ने की एज क्या है, तो ये क्या है 21 ईयर्स है। तो आप देखेंगे एक चुनाव होता है, अगर आप असेंबली का चुनाव देखते हैं तो उसमें एज कितनी होती है, तो उसमें जो एज होती है वो 25-30 होती है, ठीक है। तो यहाँ वो जो असेंबली के चुनाव होते हैं या फिर आप पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं उनमें जो एज क्राइटेरिया है वो जो है नहीं फॉलो किया जाता। यहाँ इनका एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया है और इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया में एज कितनी है 21। सफिशिएंटली मेच्योर होना चाहिए, ठीक है। मेच्योर तो 18 साल पे हो जाता है, लेकिन सफिशिएंटली 21 साल का होती है वो सफिशिएंटली मेच्योर हो जाता है। तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एज सेम आपने क्या है, आप वहां पे भी देखिए पंचायत में भी सेम एज यही है, प्रधान के लिए और मेंबर के लिए सेम यही एज है, ठीक है। इसी के बाद 13D देख लेते हैं। 13D क्या कहता है कि देखिए कोई पर्सन जो है है वो क्वालिफाइड है, कहने का मतलब वो क्या 21 साल का है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो वो चुनाव लड़ने के लिए तो क्वालिफाइड है, वो लड़ सकता है चुनाव। लेकिन क्या है उस आदमी के साथ कुछ ऐसी चीजें जैसे ये ए से आगे दे रखी ऐसी हैं उसके साथ, तो भी वो क्या है वो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। उस सिचुएशन में भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। सबसे पहले कि ये आदमी वैसे तो क्वालिफाइड था हर चीज में, लेकिन क्या ये डिसमिस सर्वेंट है किसी लोकल अथॉरिटी का और जिसको री एम्प्लॉयमेंट के लिए डिबार किया गया, तो ऐसा ऐसे ही ये आदमी क्या है कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में कोई जो है करप्शन के चार्ज पे या डिसलॉयल्टी के चार्ज पे इसको क्या किया गया है, ये डिसमिस किया गया है। और ये जो है 6 पीरियड्स का जो टाइम है, 6 महीने का टाइम जो है वो अवधि नहीं निकली है, 6 महीने का टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है। तो ये उन 6 महीने, इन 6 महीने में 6 साल में जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो एक्सपायर नहीं किए हैं, 6 साल अभी खत्म नहीं हुए हैं जब तक कि इसकी डिसलॉयल्टी पे डिसमिसल हुआ था। तो उस सिचुएशन में भी ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये भी इसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। ऐसे ही क्या है उसको प्रैक्टिस करने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर बनने के से क्या है डिबार कर रखा है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, तो उस सिचुएशन में भी ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। देखिए ये थोड़े से अजीब सी बात है कि ये लीगल प्रोफेशन और प्रैक्टिस से इसका क्या लेना देना। देखिए लीगल प्रोफेशन एक एक बड़ा लॉयल प्रोफेशन माना जाता है और बड़ा जो है ये रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। इसमें अगर आपको डिबार किया होगा तो यानी कहने का मतलब कोई बहुत ही गंभीर चार्ज होगा तभी किया हुआ, ऐसे नहीं किया हुआ। तो इसको भी क्या है एक इसी कैटेगरी में रख दिया कि भाई ये चीज भी क्या एक बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है, आप नहीं लड़ सकते अगर ऐसा है। इसी के बाद जो है कोई ये प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द गिफ्ट और डिस्पोजल ऑफ द म्युनिसिपैलिटी होल्ड्स एनी प्लेस ऑफ प्रॉफिट। कोई म्युनिसिपैलिटी में कोई प्लेस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उस सिचुएशन में भी ये चुनाव नहीं लड़ सकता। डिस्क्वालिफाइड है सेक्शन 27 में, तो ऑफ कोर्स वहां भी नहीं लग सकता है, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक्चुअली क्या है, ही हैज मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रंस, मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रंस, 2 बच्चे तक तो ठीक है, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, of whom one is born after expiry of 300 days from the date of notification of this part, ठीक है। तो 2 चीजें हैं अलग अलग इसमें। देखिए कानून अभी हाल फिलहाल में ये बहुत चर्चाओं में है, रिसेंटली आज ही की न्यूज़ है कि शायद गवर्नमेंट इस पे वर्कआउट कर रही है। तो ये एक रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत करंट सिनेरियो से बन जाता है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या वो डिस्क्वालिफाइड होगा, ऑफ कोर्स। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखिए कहाँ करी गई थी, पंचायत लेवल में राजस्थान में कहीं इस तरीके की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन ये देखिए अब म्यूनिसिपैलिटी में भी देखी जाती हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो ये आदमी डिस्क्वालिफाइड है, नहीं लड़ सकता है चुनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के बाद जो है आपका ये जो नोटिफिकेशन है अ, क्या है कि जब भी ये जो चीज ऐड करी गई है इसके जो है 300 दिन के अंदर अंदर ये है तीसरा बच्चा इसको हुआ है, तो उस सिचुएशन में ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर बच्चा 300 दिन के बाद हुआ है इस नोटिफिकेशन को ऐड
करने के बाद कौन से ईयर में ये नोटिफिकेशन ऐड हुआ है एक बार देख लेते हैं। जो ये नोटिफिकेशन ऐड हुआ है ये लगभग 2002 में अमेंडमेंट होके ऐड हुआ है। तो 2002 में कहीं किसी महीने में उससे 300 दिन बाद, अगर 300 दिन के बाद अगर बच्चा हुआ है तो उस सिचुएशन में भी ये माना जाएगा कि ये डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन विद इन 300 दिन में हुआ है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी के बाद देख लेते हैं एफ। एफ क्या कहता है ये? ये कहता है आपका कि आप किसी सर्विसेज में, चाहे स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की नहीं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में, या आप काउंसिल हैं, आप वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल हैं, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडीजीसी हैं आप, ऐसे आप ऑनररी मजिस्ट्रेट हैं, बिना पैसों के मजिस्ट्रेट हैं आप, ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर हैं आप, बिना पैसों वाले, ऑनररी वाले। तो उस तरीके की पोजीशंस अगर आप होल्ड कर रहे हैं, यानी एक तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही है, अगर जो इस तरीके से आप होल्ड कर रहे हैं तो आप तब भी डिस्क्वालिफाइड हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफॉल्टर हैं, आपने म्युनिसिपल टैक्स नहीं दे रखा है, और क्या है 1 साल से ऊपर तक का जो डिमांड थी उसमें आपने नहीं दे रखा है, वो भी 166 की देखिए अभी कहीं कार्रवाई होती है उसके तहत नहीं दे रखा है, तो वहां पे भी आप डिस्क्वालिफाइड हैं। आप क्या उसी म्युनिसिपलिटी का चुनाव लड़ रहे हैं जिसके आप डिफॉल्टर हैं, तो ऐसा तो परमिसिबल नहीं होगा, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है। ऐसे ही क्या है, आप किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है जो वुमेन से रिलेटेड है, उसमें भी, उस सिचुएशन में भी आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। इसी के बाद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, आपके पास पैसे ही नहीं है, आप तो यहाँ आके करप्शन ही करोगे, ये भी ग्राउंड बनता है, और इस वजह से, इस लॉजिक की वजह से ये भी ग्राउंड है। इसी के बाद कन्विक्शन हो चुका है आपको 171 E, 171 E और 171 F इंडियन पिनल कोड जो है, इसके तहत और आप क्या है एक कन्विक्टेड है, तो आपको अगर इस तरीके से भी है तो भी आप डिस्क्वालिफाइड है। ऐसे ही आपको सेंटेंस हो चुका है। कन्विक्शन और सेंटेंस में आपको पंचायत में भी बताया था दोनों में क्या फर्क होता है। सेंटेंस में एक इम्प्रिजनमेंट होती है, और कन्विक्शन में आपको यह है कि आपको फाइन से भी छोड़ दिया जाता है। तो दोनों चीजें जब यहाँ अलग लिखी हुई हैं तो दोनों का अलग अलग मतलब है। तो इसी वजह से समझ जाइए कि सेंटेंस जो किया गया है जे में, वो क्या है, आपको कुछ एक्ट्स हैं उसके तहत सेंटेंस किया है, किसी भी सेक्शन में किया वो एक बात अलग है। जैसे एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ सप्लाईज टेम्परेरी पावर्स एक्ट 1947, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ सप्लाईज टेम्परेरी पावर एक्ट 1953 है। मॉरल टर्पिट्यूड है, ये इंपॉर्टेंट है, मॉरल टर्पिट्यूड भी है इसमें। ठीक है, एक डिसलॉयल्टी है और एक मॉरल टर्पिट्यूड है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक ऊपर डिसलॉयल्टी भी दे रखा है, आप ध्यान रखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये अलग अलग चीजें हैं। तो ये दोनों ही कारण है कि मॉरल टर्पिट्यूड भी अगर जो हुआ है, और डिसलॉयल्टी, देखिए कहाँ डिसलॉयल्टी वर्ड हमने पढ़ा था, अगर जो याद हो तो रिकॉल करें, यहाँ डिसलॉयल्टी हमने वर्ड पढ़ा था ये। ठीक है, तो ये डिसलॉयल्टी और मॉरल टर्पिट्यूड दोनों अलग हैं, इन दोनों के लिए आप क्या सेंटेंस हो चुके हैं, तो या आपको डिसमिस किया गया है, तो ऊपर दिया गया है, तो उस सिचुएशन में आप क्या डिस्क्वालिफाइड है। इसी तरीके से आपको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा कह दिया है बॉन्ड गुड बिहेवियर का। ये देखिए छोटी सी बात लगती है 109 और 110 में, जो आपका इंडियन पिनल कोड है उसका जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका आपका सेक्शन 109 110 में ये बात कही गई है। और अगर जो आप उसमें गुड बिहेवियर के लिए आपको कोई बॉन्ड भरना पड़ा है, तो उस सिचुएशन में भी आप क्या है डिस्क्वालिफाइड है। और ये जो है सेंटेंस रिवर्स नहीं हुआ है, कहने का मतलब कहीं वापस नहीं हुआ है, किसी ने वापस नहीं लिया है किसी जज ने, और ये कंटिन्यू कर रहा है, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसी के बाद प्रोवाइजो जो है, प्रोवाइजो क्या कहता है, क्या है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन थी ऊपर दी गई, जो डिस्क्वालिफिकेशन, ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें रिमूव भी कर सकती है, ऐसी एक पावर दी गई है, लेकिन उसको एक ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन अगर जो रिमूव करनी है स्टेट गवर्नमेंट को, तो हाँ, ये अगर जो ये रिमूव कर देती है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो और फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हो। इसी के बाद ये जो है और डिस्क्वालिफिकेशन जो आप जिसमें डिफॉल्ट करते आपने पैसे नहीं दिए थे कई चीजों में, जैसे जी था तो उसमें आपने म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया था, जी में म्युनिसिपल टैक्स भी था, तो आपने जैसे वो एरियर्स पे कर दिए जो आपके ऊपर ड्यू था, वो अगर आपने पे कर दिया तो भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगी और आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसी के बाद जो है आपकी जो ये जे है, जो सब क्लॉज जे है, जो जे में बात बता रखी थी कि जो है उस सिचुएशन में जे में डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो 5 साल बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड टू विच ही इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट बॉन्ड।
वो जो बॉन्ड रिक्वायर किया गया था एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाया गया था इस आदमी से, उसके एग्जीक्यूट कर दिया, 5 साल बीत गए हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो इलेक्शन लड़ सकता है, ये भी प्रोवाइजो है, उस सिचुएशन में भी लड़ सकता है। इसी तरीके से कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है शैल नॉट टेक इफेक्ट, ये जो है आप ये जो है अमल नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करी जाएगी जब तक कि 3 महीने जो है इलैप्स नहीं हो जाते डिस्क्वालिफिकेशन से, ठीक है। और क्या है, इन 3 महीनों के अंदर अपील या पेटिशन फॉर रिवीजन इज ब्रॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन और ऑर्डर अंटिल दैट अपील और पेटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, ऊपर कोई बात हुई, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, और विद इन 3 मंथ, देखिए टाइम पीरियड दे रखा है 3 महीने, तो एक तो स्पेसिफिकली उन 3 महीनों के अंदर जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है नहीं मानी जाएगी, स्पेसिफिकली दे रखा है। तो इन 3 महीनों में तो आप बच गए, भले डिस्क्वालिफाइड हो गए ऊपर किसी ग्राउंड पे दिए गए, जो जे तक भी ग्राउंड दिए गए थे उनमें से आप किसी ग्राउंड आपके ऊपर लग गया है, तो आप क्या है डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन उसके 3 महीने बाद तक भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो पहले 3 महीने का टाइम अपने आप में एक आपका बहुत वरदान की तरह है, और इसी तरीके से अगर इन 3 महीने में अपील या रिवीजन फाइल कर दी गई है, ठीक है, जो भी आपका कन्विक्शन है, ऑर्डर जो कन्विक्शन या ऑर्डर किया गया, ऊपर कन्विक्शन भी किए गए, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में अंटिल अपील इज डिस्पोज ऑफ, तो अपील जब तक वो जो है उसका निस्तारण नहीं हो चुका, वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर दी गई है, तब तक भी आपके ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी और आप तब तक भी चुनाव लड़ सकते हो। तो ये थोड़ा समझ में आना चाहिए एनालिसिस करते हुए, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकता है जो आपको घुमा सकता है। तो ये 3 महीने का टाइम और ये अपील और रिवीजन अगर जो कर रखा है, तो ये वाला टाइम जो है एक तरीके से वरदान की तरह काम करेगा आपके लिए, और आप डिस्क्वालिफाइड होते हुए भी आप इलेक्शन लड़ सकेंगे, ठीक है। तो एक ये चीज देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरर, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट ट्रेजरर जो है वो जो है उसको गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में सर्विसेज में नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये ट्रेजरर, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ट्रेजरर। तो इस तरीके का कोई पद आदमी ने धारण कर रखा है, कोई इस तरीके का वो ऑफिस अगर जो होल्ड करता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो के है वो देख लेते हैं। अगर जो किसी इलेक्शन में सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन, डिस्क्वालिफाइड कर रखा है इलेक्शन के लिए कहीं किसी लॉ के तहत, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, अगर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के इलेक्शन के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, तो उस सिचुएशन में भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक हायर चीज हो जाती है कि आपको एमएलए एमपी के, एमएलए एमपी का नहीं, देखिए लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। एमएलए के चुनाव में आपको डिस्क्वालीफाइड कर रखा है, तो स्टेट के चुनाव होते हैं वो महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, तो उन चुनाव में अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर रखा है तो आप छोटे चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ बिल्कुल स्पेसिफिकली एज ऑफ इलेक्शन लिख दी गई है, मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था उसको यहाँ एग्जैक्टली वर्ड्स में बता दिया गया है कि किसी आदमी को इसलिए नहीं रोका जाएगा कि उसने 25 साल अटेन नहीं करे गए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की क्या एज है, जैसे ऊपर बता रखा था 21 साल, तो अगर जो उसने 21 साल अटेन कर लिए तो ऑफ कोर्स वो एलिजिबल है, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। 25 साल का यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे आपके ऊपर जो चुनाव होते हैं आपके कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली या आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल या आपके लोकसभा या आपके राज्यसभा में उनकी जो एज होती है वो वाली यहाँ अप्लाई नहीं होती, यहाँ एक स्पेसिफिक अलग एज है, वो है 21 ईयर्स जो अप्लाई होती है। इसी तरीके से किसी आदमी का हैज इंटरेस्ट इन शेयर इन अ पब्लिकेशन, ठीक है, कोई शेयर है पब्लिकेशन में, एडवर्टाइजमेंट में, जो म्यूनिसिपलिटी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, उस सिचुएशन में भी वो क्या है, एक कहीं ना कहीं वो उसका इंटरेस्ट अटैच है म्यूनिसिपलिटी से, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। सिंपल सरल सी लॉजिक ये है कि अगर आप लड़ेंगे तो ऑफकोर्स अपने आप को ही सारे एडवर्टाइजमेंट देंगे, आप किसी और को तो दे नहीं देंगे, तो आपका क्या है इंटरेस्ट, आपका एक इंटरेस्ट है जिसको आप मिसयूज कर सकते हो, इस वजह से आप डिस्क्वालीफाइड
यहाँ कर दिए गए। ऐसे वो पेड एम्प्लॉय है कि इसका किसी इंस्टीट्यूशन का जो फाइनेंशियल एड ले रही है, या म्युनिसिपैलिटी, किसी म्युनिसिपैलिटी का वो जो है एम्प्लॉय है, उस सिचुएशन में भी आप क्या है, आप नहीं जो है डिस्क्वालिफाइड हो, नहीं आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है। इसी के बाद क्या है, आप म्युनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट का कोई जो है कोई बिल्डिंग वगैरह है, उसके अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है, ठीक है, कोई पब्लिक रोड है, उसके आपने गलत कब्जा रखी है, आपने कोई कैनाल, पेवमेंट, ड्रेन, या आप किसी भी कोई बेनिफिट उठा रहे हैं, एक अनऑथराइज बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप एक सॉर्ट ऑफ डिफॉल्टर हैं, आपने क्या कुछ गलत काम कर रखा है, वो भी आपने म्युनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट के खिलाफ ही काम कर रखा है, तब भी आप क्या है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी के बाद इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बियरर ऑफ फेडरेशन ऑफ यूनियन, आप किसी भी जो भी कोई फेडरेशन है म्युनिसिपैलिटी में जो एक्टिव है, उसके आप मेंबर हैं, या कोई आपके पास कार्डर है, या आप क्लास ऑफ एम्प्लॉय हैं उसमें, उस सिचुएशन में भी आप नहीं कर सकते। आपका क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, आप 2 पद नहीं ले सकते एक साथ, या में भी आप कहीं ना कहीं हिस्सेदार हो और आप म्युनिसिपैलिटी में भी कुछ बन जाओ, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने इसी तरीके से कन्विक्शन हो रखा है। ऊपर एक कन्विक्शन मैंने आपको दिया था, कन्विक्शन किसमें, जो वुमेन के खिलाफ कुछ ऑफेंसेस होते हैं उसमें कन्विक्शन की बात करी गई थी। यहाँ कन्विक्शन किससे संबंधित है, यहाँ इसी म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1916 जो है उससे संबंधित कोई वायलेशन एक्ट का किया, रूल्स का, सब रूल्स का, रेगुलेशन किया, गवर्नमेंट ऑर्डर का, तो उस सिचुएशन में आप अगर गिल्टी पाए गए, ठीक है, या आपने ये पाया गया कि आपने म्युनिसिपैलिटी के इंटरेस्ट में कुछ काम किया और आपको कन्विक्शन हुआ है, तब भी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके कैरेक्टर पे डाउट हो गया है तो आपको नहीं लड़ने दिया जाएगा चुनाव। इसी तरीके से इज अ कैंडिडेट फ्रॉम मोर देन वन वार्ड, आप कैंडिडेट क्या है, 2 जगह से आप कैंडिडेट हैं, 2 जगह से आप कैंडिडेट बन गए हैं। देखिए ऊपर एक, अगर आप इलेक्टोरल रोल की बात करें, मैं रिवाइज करा देता हूँ, इलेक्टोरल रोल में भी 2 वार्ड में नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप कैंडिडेट भी क्या, 2 वार्ड में नहीं हो सकते। तो कैंडिडेट की बात यहाँ करी गई है, इलेक्टोरल यहाँ यहाँ करी गई है, और जो 2 वार्ड के इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं होना चाहिए, वो कहीं इलेक्टोरल रोल के जो सब हेडिंग थी उसमें किसी सेक्शन में ऊपर बात करी गई है, ठीक है। दोनों अलग चीजें, दोनों ध्यान रखना। फिर 13 ई देख लेते हैं। 13 ई क्या कहता है कि जो है जिसका भी नाम इलेक्टोरल रोल में है, जिस भी आदमी का इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो वोट देने के लिए एंटाइटल्ड है, ठीक है। जनरल रूल ये है, एक एक्सेप्शन है, अगर यहाँ कहीं इस एक्ट में कहीं उसको डिबार कर रखा है देने के लिए वोट, तो वो तो ठीक है, वो तो मानी जाएगी बात। लेकिन इसके अलावा अगर जो उसका इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर्ड है तो वो वोट दे सकता है, तो इसी से ही उसकी जो राइट है वो बन जाती है कि आपका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में। इसी के बाद अगर जो नो पर्सन शेल वोट, वो वोट नहीं करेगा, इज सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, अगर जो क्या है कोई डिस्क्वालिफिकेशन वो फेस कर रहा है बंदा, तो उस सिचुएशन में भी वो जो है वोट नहीं कर पाएगा। ऊपर की जैसे दी गई कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, खासकर आपकी 12 डी में जो बता रखी गई है, वो उस सिचुएशन में आपको वोट करने के लिए भी एंटाइटल्ड नहीं करेगी। देखिए 12 डी में अगर जो मैं अंदाजा लगा सकूं, अगर मेरा प्रिजम्पशन बिल्कुल ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस से रिलेटेड होगा। चेक कर लेते हैं एक बार 12 डी क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 नहीं, ये नहीं, 12 डी में कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है ये देखते हैं। देखिए करप्ट एक्ट एक एक पॉइंट इसमें है, एक पॉइंट तो मेरा मैच करता हुआ मिल गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो इसमें काफ़ी सारी हैं। और जैसे मैंने आपको इलेक्शन से कहा था, तो यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस ऑन इन कनेक्शन विद इलेक्शंस। तो हाँ एक चीज़ है इलेक्शन, लेकिन सारा का सारा नहीं है, जैसा कि मैं सोच रहा था। इसी के बाद हम आगे देखते हैं कि 13D, तो हम 13D ही यहाँ पे पढ़ रहे थे। इस कॉल नहीं, ये 13D नहीं पढ़ रहे थे, इससे पहले वाला पढ़ रहे थे। इसके बाद वाला पढ़ रहे थे एक्चुअली, पढ़ रहे थे
कि वो क्या है 12D में कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाइड। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि नो पर्सन शैल वोट इन मोर देन वन वार्ड इफ अ वोट इज मोर देन वन, इफ अ पर्सन वोट्स इन मोर देन वन सच वार्ड हिज वोट इन ऑल सच वार्ड्स शैल बी वाइड। देखिए किसी आदमी ने क्या है, दो जगह नाम है और उसके बाद इवन वोट भी कर दिया है, तो राइट ऑफ वोट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। दो जगह अगर आपने नाम लिखा रखा है वार्ड में, ऑफ कोर्स ऊपर मना कर रखा है दो जगह आप लिखवा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने किसी गड़बड़ घोटाले से लिखवा लिया है, तो आपने उसके बाद वोट कर दिया। आप वोट कहेंगे जी वोट तो मेरा एब्सोल्यूट अधिकार है, ये तो कट ही नहीं सकती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आपका सब क्लॉज 3 ये साफ कहता है, अगर जो आपने क्या किया है, अगर जो आपने एक वोट से ज्यादा कहीं वोट दे दिए तो आपकी सारी की सारी वोट जो है वो कैंसिल कर दी जाएंगी, सारी जहाँ पे भी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद जो है आपका नो पर्सन शैल वोट इन सेम वार्ड मोर देन वन, एक ही वार्ड में आप दो बार वोट भी नहीं कर सकते, अलग अलग वार्ड में भी नहीं कर सकते और एक ही वार्ड में भी नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे आपका क्या है नाम दो बार क्यों ना आपका दो बार नाम उसमें इलेक्टोरल रोल में लिखा गया हो, गड़बड़ घोटाले से आपने लिखवा लिया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दो बार वोट नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि ये मेरी एब्सोल्यूट राइट है। आपको क्या है सिर्फ एक ही जगह वोट करने का, एक ही जगह करने का अधिकार है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी सारी की सारी वोट जो है वो वॉइड मान ली जाएगी। इसी को एक जो सब क्लॉज 5 है उसको देख लेते हैं, कि इफ पर्सन इज कन्फाइंड इन प्रिजन, अगर वो प्रिजन में, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि अगर वो प्रिजन में है और वो क्या है सेंटेंस, उसको सेंटेंस सर्व कर रहा है या ट्रांसपोर्टेशन में या अदरवाइज है, ठीक है, तीनों में से कोई भी सिचुएशन है, तो उन तीनों सिचुएशन में या इवन लॉफुल कस्टडी में भी है, अब क्या है रिमांड पे, ये सोचो एक रिमांड है, किसी को आदमी को पकड़ा गया और उसने पुलिस ने रिमांड मांगी 6 दिन की, और वो क्या आपका जेल में बंद है, पुलिस कस्टडी में है वो, तो उस सिचुएशन में आपका जो है क्या वो वोट दे सकता है? तो नहीं, वो नहीं दे सकता, साफ मना कर दिया है, वो वोट नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब यहाँ भी देखो नजर में आ रहा है, आपको पता चल रहा है राइट टू वोट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड, इसी के बाद एक एक्सेप्शन है दे रखा है। देखिए अगर कोई बंदा प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो क्या वो जो है क्या वो वोट कर सकता है? तो हाँ वो वोट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये किसी तरीके से भी इस आपको ये इम्पेडिमेंट नहीं है वोट डालने के लिए, आप इसके बावजूद भी वोट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आप सब क्लॉज 5 और इसका प्रोवाइजर दोनों मिला के पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से बनता है। इसी के बाद जो है जो सेक्शन 13F है उसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है, जब ये वोटिंग होती है, ठीक है, तो वोटिंग जो होगी ये सीक्रेट बैलेट से होगी या वोटिंग मशीन के माध्यम से होगी, और इसमें प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी, प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी। अब मैं तीनों का मतलब समझा देता हूँ क्या है। देखिए सीक्रेट बैलेट तो क्या होते हैं, जो पुराना हमारी टेक्निक चलती थी, एक डब्बा रख दिया उसमें आपने वोट लिखी बनाई पेपर में फोल्ड करी और डाल दी, ये सीक्रेट बैलेट है। वोटिंग मशीन जो आज की टेक्नोलॉजी चल रही है जिसपे बहुत ह्यू एंड क्राई अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं कि ये ठीक नहीं है, तो वोटिंग मशीन भी इसमें लिखी हुई है बात। और प्रॉक्सी वोटिंग ये कि मैं अपने फादर की एक अथॉरिटी ले जाऊं कि साहब मेरे फादर ने दे दी अथॉरिटी कि मैं उनके बिहाफ पे मैं डाल सकता हूं, इस तरह की अथॉरिटी जाके दिखाने लगूं जो भी वहाँ पे जो भी इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, और कहने लगूं कि मुझे अपने फादर की वोट डालनी दीजिए, तो वो भी नहीं, ये प्रॉक्सी वोटिंग भी नहीं चलेगी। तो ये सब चीजें जो हैं अलाउड नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे जैसे क्या है, कोई प्रोविजंस नहीं बना रखे इस एक्ट में, कुछ इलेक्शन से संबंधित प्रोविजंस नहीं बना रखे, तो उस सिचुएशन देखिए हर चीज जो है, जो लेजिस्लेटर्स जिन्होंने ये एक्ट बनाई होगी और खासकर 1916 में बनाई होगी और उसके बाद अमेंडमेंट भी हुए हैं, उन्होंने भी सोचा होगा हर चीज परसीव करके इसमें नहीं डाली जा सकती। कुछ चीजें हैं जो बच जाती हैं, तो वो यही कहता है। कुछ चीजें जो यहाँ पे जो नहीं दे रखे हैं प्रोविजंस, उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है ऑर्डर इशू करके इन सारे मैटर्स पे जो है आपका कुछ कह सकता है और वो वैलिड होगा जो भी वो कहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर इशू कर सकता है, जैसे जनरल इलेक्शंस के बारे में कुछ अगर कोई बात कहनी है तो ऑफ कोर्स स्टेट इलेक्शन कमीशन कह सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, इन लोगों की अपॉइंटमेंट पावर ड्यूटीज, इसके बारे में भी ऑफ कोर्स कौन कह सकता है,
अगर नहीं दे रखा है इस एक्ट में कोई प्रोविजन, तो वो कौन, इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बता सकता है। ऐसे ही आपके डेट्स हैं, नॉमिनेशन, सिक्योरिटी, विड्रॉल, इन सब की डेट्स कौन सी निश्चित होनी है उनके बारे में बता सकता है। किस तरीके से नॉमिनेशन पेपर्स जो है प्रेजेंट किए जाएंगे, क्या चीज़ें वैलिड नॉमिनेशन मानी जाएंगी, और उसी के बाद कैसे उनकी स्क्रूटनी होगी, जो इन्होंने नॉमिनेशंस भरे हैं उनकी कैसे उनको चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का, और विड्रॉल कैसे होगा जो भी इन्होंने नॉमिनेशन भरे, वो सारा भी ये बता सकती है। ऐसे ही क्या है उनकी अपॉइंटमेंट और ड्यूटी, जो बंदे ये सारी चीज़ें मैं आपको और डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, ये यूज़लेस है कभी हम लोगों के, क्योंकि हम जुडिशियल पेपर्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और इवन ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन बनने की बहुत कम उम्मीद है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ ये पूरे के पूरे क्यू तक और आगे बढ़ चलता हूँ। 13H देख लेते हैं। 13H क्या है? ये कहता है कि कोई सीट जो है वो म्यूनिसिपैलिटी में वेकेंट हो गई है या डिक्लेयर कर दी गई है वेकेंट, ठीक है, या इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, या उसको इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये वॉइड है। कहने का मतलब आदमी नहीं है वहां पे, जो मेन ऑफिस बियरर है जो होना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी में वो नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है। जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करेगा, कि एक नोटिफिकेशन इशू करेगा, जिसमें वार्ड में जो वार्ड के जो आदमी हैं उनमें से बुलाया जाएगा कि भाई आप आदमी को इलेक्ट करिए, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कहेगा स्टेट गवर्नमेंट की इन कंसल्टेशन करके वार्ड के लोग हैं उनसे, ठीक है, कि इलेक्ट करिए भी आप मेंबर्स, क्योंकि आपका एक मेंबर यहाँ से गायब है, हो चुका है, मतलब वो चाहे वो उसकी डेथ हो गई हो, चाहे वो उसको डिक्लेयर कर दिया हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई हो, तो उसकी क्या है, ऑफिस वेकेंट हो गया है, वो उसकी जगह खाली है, तो आप इलेक्ट करिए, ठीक है। तो जब ऐसा कहेगा तो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स, ऑर्डर्स जो भी इसमें सारे में दे रखे हैं वो अप्लाई होंगे जब इस आदमी को इलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए जो आपके होते होंगे, जैसे रिजर्वेशन से संबंधित चीजें वो अप्लाई होंगी। इसी तरीके से आप ये सारी चीजें जो हैं वो कौन कर सकता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, 13I, ये 13I नाम का जो एक प्रोविजन है, अभी आगे पढ़ेंगे, वो एक्सेप्शन है। उसको छोड़ के जो है वो बाकी सब जगह ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है बुलवा सकता है वार्ड के लोगों को और कह सकता है कि इलेक्ट करिए आप आदमी एक, क्योंकि इसी तरीके से सब क्लॉज 2 है, इसको देख लेते हैं। कोई सीट रिजर्व्ड है, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है, तीनों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, ये तीनों जो रिजर्व्ड कैटेगरी है वुमेन, इनके लिए कोई सीट रिजर्व्ड है, ठीक है, और इसमें वैकेंसी आ जाती है, तो नोटिफिकेशन इशू होगा, ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि भाई अब जो इलेक्ट होना है बंदा वो रिजर्व्ड कैटेगरी के बंदों में से ही होना है, कोई जनरल कैटेगरी के बंदों में से नहीं होना। तो इस तरीके का नोटिफिकेशन भी ऑफ कोर्स ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट ही निकालेगा, लेकिन रिजर्वेशन की बात को ध्यान रखते हुए, और उस चीज को स्पेसिफाई भी कर देगा, ठीक है, स्पेसिफाई करना जरूरी है। इसी के बाद 13I देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि वैकेंसी जो हुई वो किस वजह से हुई? रेजिग्नेशन, रिमूवल, अवॉइडेंस ऑफ इलेक्शन, या कोई डेथ वगैरह हो गई है किसी ऑफिस बियरर। अगर इनकी वजह से, इन चीजों की वजह से क्या है, आपका ऑफिस वेकेंट हुआ है, ठीक है, किसी ऑफिस बियर का, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? और वो क्या हुआ है? विद इन 1 ईयर हुआ है, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट में हुआ है और विद इन 1 ईयर हुआ है, ठीक है। तब सच वैकेंसी में बी लेफ्ट अनफिल्ड, ठीक है। एक दोबारा इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रोविजन पढ़ते हैं। वेयर अ वैकेंसी ऑकर्स ऑन अ म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, इन अ म्युनिसिपैलिटी, ऑन नहीं, इन अ म्युनिसिपैलिटी, बाय रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, अवॉइडेंस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, ऑफ इलेक्टेड मेंबर, एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ दैट मेंबर वुड
हैव डिटरमाइंड विद इन 1 ईयर, ठीक है, ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी, ठीक है, सच वैकेंसी में बी लेफ्ट अनफिल्ड। देखिए थोड़ा सा चेंज है इसकी इंटरप्रिटेशन। एक्चुअली क्या है, जो म्यूनिसिपैलिटी की टर्म होती है वो 5 ईयर्स होती है, ठीक है। मेंबर्स की जो टर्म होती है वो क्या होती है, जो म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म को टर्मिनस होती है म्यूनिसिपैलिटी की। अब सोचिए एक आदमी ने 4 साल 1 महीने में उसकी डेथ हो गई, या उसने रेजिग्नेशन ले लिया, या रिमूवल हो गया उसका, या कोई क्या क्या है, और अवॉइडेंस ऑफ इलेक्शन की बहुत अलग सा सिनेरियो है, ऐसा कुछ हो गया, और ये आखिरी 1 साल जब बचा था तो उसमें हुआ। तो अब क्या ये जो है भरना, क्या ये जिम्मेदारी होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन की इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। यहाँ 13I जो है बचा देता है। तो 13I क्या है, 13 एच का जो एक एक्सेप्शन है। एच में क्या कहा गया था, रिकॉल करिए। एच में ये कहा गया था कि आपको क्या है, अगर कोई वैकेंसी हो गई है, चाहे वो आपकी जो है डिक्लेयर्ड वैकेंट हो, या आपकी जो है वो फॉल वैकेंट करे, या फिर कोई और एक तीसरा कारण भी दे रखा था ऊपर, जो आपको यहाँ बता रखा है कि इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। 3 चीजें बता रखी थी, अगर बिकम्स वैकेंट, डिक्लेयर्ड वैकेंट और इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। इस तरीके से अगर जो तीनों में से एक चीज हुई है कोई, तो 13I क्या है, एक्सेप्शन है। 13I में जो है आप इलेक्शन कराने उसको अपॉइंट करना जो है, उसको इलेक्टेड मेंबर्स को वहां से चुनना वो जरूरी नहीं होगा, और वो अनफिल्ड छोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा 4 साल से पहले हुआ है तो 13H को फॉलो किया जाएगा, और उसमें क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट उस पोस्ट को, वैकेंट पोस्ट को भरना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। दोनों में फर्क है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि जो है आप डेथ के केस में जो है वैकेंसी कैसे भरी जाती हैं, इसके बारे में आप बताएं। तो आप दोनों प्रोविजन, जनरल प्रोविजन भी बताएंगे कि 4 साल से पहले हुआ है तो ऑफकोर्स भरना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन 4 साल 1 महीने में अगर जो इस तरीके का किसी कोई वैकेंसी होती है डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से, तो उस सिचुएशन में अनफिल्ड भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में ये फर्क है। 13G देख लेते हैं इसी के आगे। कुछ प्रोविजंस होंगे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी ये जो एक्ट है आपकी एमएलए और एमपीओ के लिए जो एक्ट बनी है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। ये जो है इसके कुछ प्रोविजंस हैं, ये जो है अप्लाई करेंगे यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज में भी। जनरली ये एक्ट जो होता है अप्लाई नहीं होती है म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एमएलए और एमपीज के चुनाव में ही होती है इम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे भी कुछ सेक्शन स्पेसिफिक बता दिए गए हैं कि ये इनका इफेक्ट ये जो है ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसी के आगे क्या क्या रखा है, द रेफरेंस इज देयर इन टू एन इलेक्शन विद रेफरेंस टू एन इलेक्शन हेल्ड अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ ये ऐसे मानी जाएंगी। देखिए जब ये इस प्रोविजंस जो हैं ये म्यूनिसिपैलिटी पे अप्लाई होंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होगी। वहाँ कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ कुछ चीज़ें और हैं, तो उन चीज़ों को रिकंसाइल करने के लिए ये सारे प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ अब ये इन्होंने ये क्या रखा है कि अगर वहाँ इलेक्शन वर्ड यूज किया गया तो इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एमपी एमएलए का इलेक्शन, इलेक्शन यही माना जाएगा कि इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन के बारे में बात कर रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है। तो आपको रिकंसाइल करने के लिए एक क्लॉज बता दिया गया। इसी तरीके से वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई गई होगी, वहाँ लिखा होगा वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होने हैं, और यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, यहाँ तो वार्ड्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होने हैं तो अब आप क्या कंफ्यूज हो जाओ, आप कहोगे यार ये तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है, वार्ड समझना होगा। इसी के बाद आप देखेंगे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, जो है वहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है और यहाँ चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये घुमाने के लिए पूछ लिया जाता है सब जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में जो वर्ड यूज किया गया है वो इलेक्टोरल, इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किया गया है, लेकिन यहाँ वो जो वर्ड यूज किया गया है वो है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर। तो बहुत स्पेसिफिक इलेक्शन ऑफिसर कह दिया गया। इसी के बाद
क्या कहा गया है? देखिए जहाँ कहीं बाय और अंडर दिस एक्ट है तो ये मतलब समझा जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में जहाँ लिखा है बाय और अंडर दिस एक्ट तो ये समझा जाएगा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1916, ये समझा जाएगा। तो ये मतलब आप अपने आप समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि डी क्लॉज ने इस तरीके से इंटरप्रिटेशन हाईली आसान कर दी गई है। If chief election officer urban local bodies has reason to believe the officer offense punishable under section 129 134 या 136 इस तरीके के 3 सेक्शन है इसमें पनिशेबल है, तो क्या है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो भी अर्बन लोकल बॉडीज का टू कॉज सच इंक्वायरीज। तो ये पावर भी दे दी गई है कि अगर ऑफेंसेस जो वहां पे 129 134 134 ए और 136 में दे रखे हैं ऑफेंसेस, उस तरीके के ऑफेंसेस अगर जो लगता है कि बन रहे हैं तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स जो है उनकी इंक्वायरी करवा सकता है एंड सच प्रोसिक्यूशन टू बी इंस्टीट्यूटेड एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में अपीयर हिम टू रिक्वायर। तो कहने का मतलब इंक्वायरी भी करा सकता है और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी चला सकता है, सेम इन द मैनर जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मैं फिर दोबारा वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, वहां वर्ड है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के पास जो पावर्स थी वो सेम पावर्स चीफ इलेक्शन ऑफिसर को यहाँ पे दे दी गई है। इसी के बाद क्या है, यहाँ बता रखा है कि कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कोई ऑफेंस पनिशेबल होगा 129 134 134 ए और 136 ऊपर दिए हुए जो सब क्लॉज 2 में जो सेक्शंस हैं जिसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो था पावर थी उसको इंक्वायरी और पनिश करने की, प्रोसिक्यूशन करने की, तो उन मैटर्स में कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है, जब तक कि देखिए अनलेस भी लिखा रखा है, प्रोवाइजो भी दे रखा है, कंप्लेन मेड बाय ऑर्डर और अंडर अथॉरिटी ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो कहने का मतलब ये है स्वयं मोटो या किसी की एप्लीकेशन पे जो है कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। हाँ अगर जो लेगा तो वो सिर्फ चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने अगर कंप्लेंट लिख के दी है बाय ऑर्डर, उसने कोई ऑर्डर पे लिख के दिया है या अंडर अथॉरिटी जो है जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहीं से लिख के दी है, तो उस सिचुएशन में क्या है वो रजिस्टर करेगा। तो एक ये भी ध्यान रखिए थोड़ा सा कि ऑर्डर किसका, ये ऑर्डर देखिए यहाँ कंप्लेंट मेड बाय ऑर्डर और अंडर अथॉरिटी ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर, तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन ऑफिसर है जिसकी बात करी जा रही है। तो यही अथॉरिटी है जिसको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कुछ सेक्शंस के तहत ऑफेंस हुआ है तो उनकी इंक्वायरी भी कर सकता है, खुद प्रोसिक्यूशन भी उनके ऊपर लॉन्च कर सकता है, और वो ये किसके तभी कोर्ट के सामने भेजेगा कंप्लेंट के रूप में जब वो खुद सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ वाकई कोई ऑफेंस बनता है। और इसके अलावा कोई भी जो है कोर्ट के सामने अपनी एप्लीकेशन देके ये कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर। इसी के बाद देख लेते हैं 13 की क्या कहता है कि किसी भी सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं होगी क्या कि इलेक्टोरल रोल से संबंधित कोई मैटर जो है उसको एडजुडिकेट करे। ठीक है, जैसे कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन तो इसमें मतदाता सूची में होना चाहिए था, है नहीं, तो मैं जो आदमी है वो केस किस पे कहाँ जाके कर दे, सिविल कोर्ट में, तो ऐसा नहीं, ये जो है इस तरीके का सिविल सूट दायर नहीं किया जा सकता सिविल कोर्ट को, और दायर भी किया जा सकता है तो उनको सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है सुनने की। तो इलेक्टोरल रूल से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, जो भी एडजुडिकेशन होंगे, उनका जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट के पास नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई लीगैलिटी, क्वेश्चन की लीगैलिटी की जो इलेक्शन कमीशन ने कोई जो है एक्शन लिया है या कोई प्रिपरेशन या पब्लिकेशन ऑफ जो इलेक्टोरल रोल है उससे संबंधित, देखिए क्या घूम फिर के बात सारी इलेक्टोरल रोल से आ रही है। इलेक्टोरल रोल के आसपास इर्द गिर्द जो भी चीजें होंगी उनसे संबंधित जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि एक्चुअली देखिए ये मैटर क्या है, अगर बनता भी है तो ये इलेक्शन एक इलेक्टोरल मैटर है, ना कि सिविल है इन नेचर और ना ही क्रिमिनल है। तो कहाँ टू द मैक्स अगर बनता भी है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहां तक तो मेरे ख्याल से शायद एक बार को मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ जा सकता है, लेकिन सिविल कोर्ट्स में क्योंकि इनकी नेचर नहीं है सिविल सूट की ये सिविल सूट हो, ये इलेक्टोरल मैटर है स्पेसिफिकली, तो इनका क्या है ये इस वजह से सिविल कोर्ट पे नहीं फाइल किए जाएंगे। इसी के बाद जो है आपका लीगैलिटी, क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी या डिसीजन एक्ट इन कनेक्शन विद द इलेक्शन, इलेक्शन से संबंधित कोई भी चीज एक बहुत जनरल सी चीज बता दी गई है कि वो क्या है सिविल कोर्ट में नहीं फाइल करी जाएगी। तो लॉजिक सिंपल है, क्योंकि इलेक्टोरल मैटर्स का नेचर इलेक्टोरल होता है ना कि सिविल और क्रिमिनल।
ठीक है। इसी के बाद सब क्लॉज 2 देख लेते हैं, आखिरी क्लॉज जो है यहाँ का, नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो कहने का मतलब सिर्फ इलेक्शन पिटीशंस अगर जो आपको दायर भी करनी है, अगर आपको कोई इलेक्शन को आपको चैलेंज भी करना है, तो एक प्रोसीजर, एक पूरा फॉर्मेट बता रखा है। वो फॉर्मेट क्या है? फॉर्म किस फॉर्म में दाखिल करनी होगी? इलेक्शन पिटीशन के फॉर्म में दाखिल करनी पड़ेगी। तो ये बता रखा है, लेकिन कहाँ दाखिल करनी पड़ेंगे ये नहीं बताया इन्होंने। तो ऑफ कोर्स यहाँ देखेंगे हम कि कैसे। एक मैं आपको जनरल सा आंसर यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इलेक्शन पिटीशंस जो होंगी जनरली, देखिए मोटे तौर पे ये नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी से डील कर रहा है कि ये क्या हमारे पास जो हमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या ये कोर्ट के पास जा सकती है? ये हम लोगों के लिए एक हमको इस चीज का आगे जो इलेक्शन पिटीशंस का जो सब चैप्टर है इसमें आंसर मिलेगा कि देखते हैं ये इलेक्शन पिटीशंस आखिर जा रही है रिसेंटली तो किसके पास जा रही है, तो कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, देखते हैं किसके पास जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।